कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति तक के हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ चुके थे। जो अब आगे का लेक्चर है, उस लेक्चर में हमें उस पार्लियामेंट के आगे के बारे में पढ़ना है कि पार्लियामेंट अब वर्क कैसे करती है, कार्यों को कैसे निष्पादित करती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि कार्यों का निष्पादन पार्लियामेंट का थोड़ा अलग तरीके से होता है। उसी बात को लेकर हमें पढ़ लेना है कि पार्लियामेंट किस प्रकार से वर्क करती है। पार्लियामेंट जब कार्यों को करना शुरू करती है तो उसकी कुछ गतिविधियों में कुछ हमें दिखाई देता है कि वो कैसे गतिविधियों को आगे चलती है। तो हम दो चीजों को देख लेते हैं। संसद की जो कार्यवाही है, जो संसद अब कार्यवाही करेगी, शुरुआत करेगी, उस शुरुआत में उस संसद की कार्यवाही के जो साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, साधन कौन कौन से है। पहले तो हमें ये देख लेना कि संसद के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य के साधन कौन कौन से हैं। पर ये जो साधन है, इसका उपयोग संसद करती है अपनी कार्यवाही के दौरान, और कार्यवाही जो होती है उसे कहा जाता है सत्र, सेशन। अब ये जो सत्र होते हैं, ये सत्र कई प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं सत्रों को हमें आपको बताना है कि सत्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसी के बारे में बताना है। तो अगर हम सत्रों की बात करें तो मूलतः जो सत्रों के विषय में बताया गया है सत्र, तो केवल सत्र के विषय में इस बात के बारे में बताया है कि किन्हीं भी दो सत्रों के मध्य, जो भी सत्र है, किन्हीं भी दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में भी इसके ऊपर हमने आपको बताया था कि अगर दो सत्र है, ए मान के चलिए, बी मान के चलिए, नामकरण भी कर देते हैं ए बी, तो इन दो के बीच में 6 माह का अधिक समय नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक सत्र जनवरी में बैठा तो दूसरा सत्र आवश्यक है वो जुलाई में बैठे, पर ये होना जरूरी है, बस इतना का है। पर वर्तमान में अगर हम कहें तो सत्रों की जो संख्या है वो अभी कितनी है, 3 है। एक सत्र है जिसे हम बजट सत्र कहते हैं, दूसरा उसी के बाद होता है, उसे कहा जाता है मानसून सत्र, जो अभी शुरू होने वाला है, और तीसरा होता है आपका शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र होते हैं। तीनों की समय भी देख लीजिए, एक फरवरी से फेब से मई तक का होता है, एक जुलाई से अगस्त तक का होता है, और उसके बाद में एक होता है नवंबर टू दिसंबर। ये 3 सत्र होते हैं। इन सत्रों को देखा जाता है, इसमें क्रियाओं को किया जाता है। जब इसमें क्रियाओं को किया जाता है तो ये सत्र एक बड़ी अवधारणा है। मतलब 10 से या एक दिन से 50 दिन तक के चलता है, पर एक दिन के अंतर्गत भी कई क्रियाएं होती है। तो जब एक दिन के अंतर्गत कई क्रियाएं होती है तो उन क्रियाओं को भी क्या किया जाता है, सत्र के अंतर विभाजित किया जाता है। तो उससे कई शब्दावली निकल कर आती है। तो सत्र के अंदर की जो बातें रहती है उसमें एक रहता है सत्र का शुरू होना, जिसे हम कहते हैं आहूत। सत्र की शुरुआत जो होती है, उस शुरुआत को आहूत कहा जाता है। हर सत्र की शुरुआत होती है तो उस सत्र की शुरुआत को आहूत कहा जाता है। कुछ समय के लिए कार्यवाही, जो सत्र की कार्यवाही शुरू हो रही थी, हुई, आहूत हुई, पर कुछ डिस्टरबेंस के कारण, किसी भी प्रकार की परेशानी के कारण, हो हल्ला होने के कारण, जो पीठासीन बैठा होते हैं
उनके द्वारा कुछ समय के लिए आगे की डेट बताकर वर्तमान की कार्यवाही को उस समय के लिए रोकना, उसे कहा जाता है स्थगन। ये शब्द याद रखिएगा, आगे की तारीख बताकर, आगे कब होगा, कितने दिन के बाद होगा, कितने घंटों के बाद होगा, ऐसा होता है। आप जब संसद की कार्यवाही को देखेंगे, दोनों सदन, दोनों जो हाउस है, उन दोनों की कार्यवाही को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक है कोई दिक्कत? इसे कहा जाता है स्थगन। याद रखिए, स्थगन एक प्रस्ताव भी है। जब आप साधन को पढ़ोगे पार्लियामेंट के, जो आज के लेक्चर में है, तो वहां पर स्थगन एक प्रस्ताव है। मैं यहाँ पर सत्र के अंदर के जो गतिविधियां होती है उसकी बात कर रहा हूं। पर क्या होता है, कभी कभार जो स्थगन होता है वो कर तो देता है पीठासीन, परंतु आगे की डेट को बताता नहीं। आगे की डेट को बताए बगैर जब स्थगन किया जाता है तो उसे कहा जाता है अनिश्चितकालीन स्थगन। क्या कहा जाता है? अनिश्चितकालीन स्थगन। ये याद रखिएगा। पर कभी कभार क्या होता है, ये जो सत्र चलता रहता है उस सत्र को ही क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। उसे कहा जाता है सत्रावसान। ये कब होता है? जब पीठासीन के द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया जाता है सत्र का, तो उसके बाद राष्ट्रपति एक सूचना को जारी करता है जिसके तहत ये कहा जाता है कि सत्र जो है वो समाप्त हो। याद रखिए, आहूत भी राष्ट्रपति करता है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार से एक सत्र की क्या हुई, समाप्ति हुई। एक सत्र मतलब मान के चलिए बजट सत्र आया, बजट सत्र आहूत हुआ, स्थगन हुआ, अनिश्चितकालीन स्थगन हुआ, फिर सत्रावसान हुआ। उसके बाद मानसून सत्र आया, उसका भी आहूत हुआ, और ऐसे करके वो उसका भी सत्रावसान हुआ। ऐसे करके शीतकालीन सत्र हुआ। ऐसा करके 5 वर्ष होता है। और 5 वर्ष हो जाने के बाद में, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट का जो ड्यूरेशन होता है, उसमें जो लोकसभा है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो रहता है 5 साल। राज्यसभा का तो विघटन होता ही नहीं। तो जब 5 साल पूर्ण हो जाता है, या 5 साल पूर्ण होने के पहले, याद रखिए बाद में नहीं, 5 साल पूर्ण होने के पहले किसी विकट परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जिस समय में चुनाव आयोग ये कहे राष्ट्रपति को कि चुनाव करवाना अभी संभव नहीं है, उस परिस्थिति में चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ाया जा सकता। पर अगर 5 साल हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश से कौन, राष्ट्रपति, उस पूरे सत्र के बाद में 5 वर्ष के बाद में विघटन जारी करता है। और विघटन होता है केवल किसका बेटा, लोकसभा का, एलएस का, लोकसभा का होता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। जब विघटन होता है लोकसभा का, तो इसका इम्पैक्ट संसद की पूरी कार्यवाही पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि संसद एक बड़ी संरचना है जो पूरे प्रकार के कार्यों को संपादित करती है, और जब ये विघटित होती है, समाप्त होती है लोकसभा, तो उसका असर कार्यवाही पर पड़ता ही पड़ता है। जैसे आपको हम बताते हैं कि आपको ब्रिटेन का और इंडिया का थोड़ा सा अंतर लेकर भी हम बता देते हैं कि कैसे अगर कोई सत्र विघटित होता है तो उसका कार्यवाही पर कैसे असर होता है। तो आपने ये देखा कि कैसे बजट सत्र होता है, सत्र कैसे होता है, वो आपने देखा। अब विघटन का असर, एक टॉपिक हेडलाइन बनाइएगा आप लोग, विघटन का असर। ये याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पीटी में बनने की संभावना में रहते हैं, और प्रायः बच्चा फंसता है क्योंकि वहां पर एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उस सेंटेंस के आधार पर आपको बताना पड़ता है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो हम ये बताते हैं कि विघटन का असर क्या होता है सदन की कार्यवाही पर। तो क्या हो सकता है, सबसे पहले इसका सीधे सीधे हम आपको बताते हैं वे प्रस्ताव, क्योंकि सदन जो कार्य करता है वो प्रस्ताव के माध्यम से करता है, प्रश्न के माध्यम से करता है। तो वे प्रस्ताव जो आए हुए हैं लोकसभा से, शुरू हुए हैं लोकसभा से, उनका समापन हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। मान के चलिए लोकसभा से किसी प्रस्ताव की शुरुआत हुई और वो राज्यसभा में विचाराधीन है,
कहां पर विचाराधीन है? राज्यसभा में विचाराधीन है। तो ये प्रस्ताव जो है विघटन हो जाने के बाद में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब जब नई सरकार आएगी तो उसे शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? ये असर होता है किसका? प्रस्ताव का। किसके कारण? विघटन के कारण। एक और होता है जब लोकसभा से पारित हो चुका हो और राज्यसभा में पहुंचा, ये आपने देख लिया। दूसरा, लोकसभा से पारित नहीं हो परंतु लोकसभा में रखा, राज्यसभा में पहुंचा ही नहीं, तो लोकसभा से ही शुरुआत हो रही थी परंतु आगे क्रिया हुई ही नहीं, तो ये प्रस्ताव भी क्या होता है? समाप्त हो जाता है। मतलब लोकसभा में ही है। तीसरा क्या हो सकता है? कोई प्रस्ताव था, राज्यसभा में था और राज्यसभा में ही रहा, वो लोकसभा नहीं पहुंचा, तो उस प्रस्ताव का विघटन नहीं होगा। मतलब ये आगे की जो सरकार आएगी चुनकर, उसमें केवल आपको लोकसभा में क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। देन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और वो जो विधेयक है, वो जो बिल है, वो एक लॉ का रूप ले लेंगे, कानून का रूप ले लेंगे। ये बात समझ में? एक प्रस्ताव था, मान के चलिए अगला एक और हो जाता है। एक प्रस्ताव था जो राज्यसभा से भी पारित हुआ, लोकसभा से भी पारित हुआ और राष्ट्रपति के पास में, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, तो ये प्रस्ताव भी विघटित नहीं होता, मतलब रहता है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। याद रखेंगे, ये प्रश्न बनते हैं और इस प्रश्न को हम पूछेंगे भी, एग्जामिनर भी पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के फंसने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहती है। एक और कंडीशन बनती है, कंडीशन नंबर 5, राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा से भी पारित हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया? वीटो शक्ति का प्रयोग किया। और आपको तो पता है भारत के राष्ट्रपति के पास में 3 प्रकार की वीटो शक्ति है, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह 4 प्रकार की वीटो शक्ति नहीं है। तो जो 3 प्रकार की वीटो शक्ति है, उसमें एक वीटो शक्ति का प्रयोग किया और उस वीटो शक्ति को कहा जाता है पुनर्विचार के लिए विधेयक को भिजवाया जाना। और पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के द्वारा भिजवाया गया। किसके लिए? पुनर्विचार के लिए। और पुनर्विचार के लिए भिजवाया गया, तो ये विधेयक भी क्या नहीं होता? समाप्त नहीं होता। इस बात को थोड़ा सा याद रखिए, ये भी विधेयक एज इट इज बना हुआ रहता है। ये 5 प्रकार की कंडीशन मोटे तौर पर बन सकती है। तो ये विघटन होता है, तो ये कार्य होता है। आपने इस बातों को थोड़ा समझने की कोशिश की, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा जो सत्र होता है, वो सत्र में 2 शब्दावली है। एक है गणपूर्ति, एक है गणपूर्ति या कोरम। मतलब कोई भी सत्र चल रहा है तो जो दैनिक कार्रवाई है, उसे दैनिक कार्रवाई को शुरू करने के लिए गणपूर्ति का होना अत्यधिक आवश्यक है। और गणपूर्ति कुल जो सदस्य हैं, किसके बेटा? सदन के, है ना। मैं पार्लियामेंट क्या नहीं बोल रहा हूं, पार्लियामेंट 3 चीजों से बनती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो जो लोकसभा और राज्यसभा, उन्हें सदन कहा जाता है। तो किसी सदन के जो कुल सदस्य हैं, उनका 1/10 क्या कहलाता है? गणपूर्ति कहलाता है। अगर गणपूर्ति नहीं हो पाती है तो जो पीठासीन रहता है, जो कार्यवाही को निर्देशित संचालित करने का कार्य करता है, वह उस कार्रवाई को वहीं पर रोकता है और इस बात का निर्देश देता है सदन के नेता को कि आप कार्रवाई को शुरू करवाना चाहते हो तो सबसे पहले सदस्यों की उपस्थिति को दर्ज करवाएं। ये बात क्लियर हो? यहां तक के कोई दिक्कत है? गणपूर्ति और कोरम जो सदन के जो सत्र के अंदर जो कार्रवाई चल रही है, उसका ही एक भाग है। इसके अलावा
एक शब्द आता है महान्यायवादी, और जो मंत्री है के अधिकार। आज का प्रश्न ही यह है, महान्यायवादी एवं मंत्री के जो सदन की कार्यवाही के जो अधिकार है वो आर्टिकल कौन से हैं? 89, 88, 87, 85, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न ये है, सदन के सत्र को शुरू करना, स्थगित करना, विघटन करना, ये कौन से अनुच्छेद में दिया है? ये छोटी सी अनुच्छेद रहते हैं, पर इसे याद रखिएगा। महान्यायवादी के बारे में आप देख लेते हैं, मंत्रियों के बारे में रहते हैं। देखिए, महान्यायवादी क्या होता है, इसके बारे में आर्टिकल 76 में पूरी तरह से दिया हुआ। ये एक प्रकार का वकील होता है जो सरकार के वकील के रूप में काम करता है। ये सरकारी अधिकारी नहीं रहता है, परंतु सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हटा राष्ट्रपति सकता है। इसके कार्यकाल किसी भी प्रकार का निश्चित नहीं। ये सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है। तो जब कभी भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला सदन में बनता है और वहां पर सरकार को अपना पक्ष रखने की आवश्यकता लगती है, तो उस समय में कानूनी जानकार के रूप में महान्यायवादी को क्या रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। वो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, उपस्थित रह सकता है, परंतु मत नहीं कर सकता। याद रखिएगा। मंत्री को भी ऐसा ही कुछ अधिकार है। अगर हम मंत्रियों की बात करें तो मंत्रियों को भी ऐसा ही कुछ अधिकार है। वो अपने हाउस में उपस्थित तो रहते हैं, भाग भी लेते हैं कार्रवाई में और मत भी करते हैं। पर मान के चलिए वो लोकसभा के सदस्य थे, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले रहे हैं, मत भी कर रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ मुद्दा उठा जो उस मंत्रालय के से जुड़ा हुआ था, जिसका जो मंत्री था वो लोकसभा से आ रहा था, पर मुद्दा उठा राज्यसभा में। तो राज्यसभा में उस बात का उत्तर देने के लिए जब कोई रहता नहीं है, तो वहां पर मंत्री वहां जाता है, कार्रवाई में भाग लेता है, उपस्थित होता है, परंतु कार्रवाई में भाग और उपस्थित लेने के बाद में जब मत होते हैं तो वो मत करने का अधिकारी नहीं होता है। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। इसी बात को थोड़ा सा ध्यान में याद रखिए। ये दो शब्दों के ऊपर प्रश्न बनने की प्राय संभावना रहती है, ये बात को याद रखिएगा। इसके अलावा एक और एक शब्द आता है जिसे कहते हैं लैंडक सत्र। लैंडक सत्र समझ लीजिए क्या होता है। जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो लोकसभा के चुनाव हो जाने के बाद में मान के चलो कि कोई सदस्य जो पहले के लोकसभा का सदस्य था, परंतु जब चुनाव हुए तो चुनाव में वो जीता नहीं, तो ऐसे कई सारे सदस्य रहते हैं जो जीत नहीं पाते हैं। उनके द्वारा एक अंतिम रूप से बैठक की जाती है, उनके लिए सत्र, उनका अभिवादन करने के लिए एक सत्र बुलाया जाता है, जिसे कहा जाता है लैंडक सत्र। इस बात को याद रखिएगा। यह हमने सत्र बताया, सत्र के अंदर की बातों को बताने की कोशिश की कि वो शब्दावली कौन कौन सी है। अब सदन क्या करता है, सत्र के अंदर कार्यवाही को शुरू करता है। कार्यवाही को शुरू करने के दौरान कई प्रकार के कार्यों को करता है। तो जैसे सदन की कार्यवाही बेसिकली शुरू हो जाती है, अगर हम कार्यवाही की बात करें, सदन की कार्यवाही वो शुरू हो जाती है 11 बजे, और 11 बजे से जब शुरू होता है तो सबसे पहले जो शुरू हो जाता है वो शुरू होता है, उसे कहते हैं प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर, यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम आपको बताते हैं क्या क्या प्रश्न होते, कैसे कैसे प्रश्न होते, वो सब आप कार्रवाई देखोगे तो आपको बहुत बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद में एक आता है शून्यकाल। शून्यकाल, और शून्यकाल के बाद में कार्रवाई में आते हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव जिसके माध्यम से सरकार आगे फिर कार्य करती है, प्रस्ताव को आगे बढ़ाती है, विपक्षी भी प्रस्ताव रखते हैं और कार्रवाई को आगे बढ़ाते चलता है। प्रश्नकाल की अगर हम बात करें तो ये पहला ही घंटा रहता है जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे प्रश्न 3 प्रकार के रहते हैं, परंतु अब ये नवाचारों को प्राप्त करना, नवाचारों को स्वीकृति देना, ये भारतीय संसद की परंपरा भी रही है। इसके कारण प्रश्नों की संख्या अब होगी 4। पहले 3 प्रकार के प्रश्न थे। एक थे तारांकित प्रश्न, एक थे अतारांकित, मैं सर स्टार बना देता हूं,
तारांकित प्रश्न, दूसरा भी स्टार बना है तारांकित नहीं प्रश्न, है ना, ये कोष्टक में लगाया। एक रहता है अल्प सूचना प्रश्न, और एक प्रश्न आता है प्राइवेट व्यक्ति, मतलब अब प्राइवेट व्यक्ति कौन होता है वो एक प्राइवेट व्यक्ति प्रश्न। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं क्या होता है। तारांकित प्रश्न जो होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा और उसका जो जवाब रहता है वो मंत्री को देना पड़ता है, वो भी मौखिक रूप में, ओरली देना पड़ता है। और इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी किया जा सकता है, एक पूरक प्रश्न भी व्यक्ति कर सकता है। कि कार्यवाही में किसी भी प्रकार की चूक, गलत सेंटेंस का यूज किया जाना या फिर किसी प्रकार के ब्लंडर को करना, कहीं ना कहीं सदन के प्रस्ताव में आपको एक प्रस्ताव बताएंगे जिसे कहा जाता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, उसको आमंत्रित करना। इसका असर कुछ नहीं होता है, परंतु सरकार की, मंत्री की छवि धूमिल होती है, मंत्रालय की छवि धूमिल होती है, जिसका इम्पैक्ट देश पर भी पड़ता है, आपको बताएंगे। तो प्रश्न पूछा जाता है, जवाब मंत्री को देना पड़ता है, और वो भी मौखिक रूप में, और उसका पूरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मान के चलिए उसने प्रश्न था कि बताइए इस वर्ष केले का उत्पादन कितना हुआ, तो केले का उत्पादन कितना हुआ, तो मंत्री बताएगा, कृषि मंत्री, कि केले का उत्पादन इतना हुआ। तो फिर वो एक और प्रश्न पूछ सकता है उसी समय में कि भैया केले का उत्पादन हुआ, तो बुरहानपुर के क्षेत्र में केले का उत्पादन गिरने का क्या कारण रहा, ऐसा हुआ नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ। तो फिर वो कारण भी बताएंगे, केले का उत्पादन तो बताएंगे, साथ में इस बात को भी बताएंगे कि भैया क्यों हुआ। एक रहता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न ऐसी प्रकृति का रहता है जिसमें रिपोर्ट की क्या रहती है, आवश्यकता। आवश्यकता रिपोर्ट की रहती है कि आप एक विस्तृत रूप रिपोर्ट बताएं और सदन के सामने प्रस्तुत करें, हम उसे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत है। इसके बाद में एक और प्रश्न रहता है जिसे कहते हैं अल्प सूचना, थोड़े समय के लिए, मतलब 14 दिन की, पहले कहते हैं 14 दिनों का थोड़ा सा समय देंगे मंत्री को, और मंत्री 14 दिनों के बाद में अपने आप को प्रिपेयर रखेगा और फिर मौखिक रूप में प्रश्न को पूछा जाएगा, याद रखेगा, मौखिक रूप में प्रश्नों को पूछा जाएगा और मौखिक रूप में फिर जवाब देगा। ये प्रश्नकाल मंत्रियों के लिए कभी कभार गले की हड्डी बन जाता है, क्योंकि इस समय में पूछे जाने वाले प्रश्न अगर किसी विशेष क्षेत्र से और मंत्रालय में करने वाले कोई व्यक्ति उस क्षेत्र से अगर नहीं आते हैं, तो यहाँ पर मंत्री के गले की हड्डी बन जाती है, निंदा का कभी कभार कारण भी बन जाता है। एक आता है प्राइवेट प्रश्न, क्योंकि आपको हम बताते हैं प्राइवेट कौन होते हैं। प्राइवेट वे होते हैं जो सरकार में नहीं होते, और सरकार में कौन होता है बेटा, जितने भी मंत्री होते हैं वो रहती है सरकार। तो अगर कोई प्राइवेट मेंबर भी लग रहा है तो उससे उस बिल को लाने के लिए, उस बिल से संबंधित या उसने किसी प्रकार की कुछ कार्रवाई करी है, कुछ बात करी, तो उसके संबंध में उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पहले प्रश्नकाल में होता है। इसके बाद आता है शून्यकाल, इसके बाद का ही समय, क्योंकि प्रश्नकाल के संबंध में जो नियमावली रहती है, उस नियमावली में किस प्रकार से कार्यों को करना है, सब के विषय में क्या है, जानकारी दी हुई है। शून्यकाल भारत का नवाचार है, इसे 1962 में एडॉप्ट किया गया, और इसमें किसी भी प्रकार की नियमावली जो नियमावली है उसका उल्लेख ही नहीं, नियमावली में भी उल्लेख नहीं है। ये हमारे देश का खुद का नवाचार है। इसमें बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के कार्रवाई को किया जाता है, किसी भी बात को कोई भी सदस्य सदन में उठा सकता है, ये हम उठाते हैं। इसी तरह का एक और, आप आगे जब प्रस्ताव में देखोगे तो एक और प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव, आप उसे पढ़ोगे या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पढ़ोगे, तो वो भारत का ही नवाचार है 1954 का, परंतु उसका नियमावली में उल्लेख है, इसका नियमावली में उल्लेख नहीं। ये हमारे देश का नवाचार है। इसके बाद में आते बेटा हमारे प्रस्ताव। प्रस्ताव को हमें दो प्रकार से बांट के पढ़ते हैं। एक प्रस्ताव के मतलब प्रकृति के आधार पर
मतलब दो प्रकार हो सकते हैं प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो। एक होता है सामान्यतः प्रस्ताव के कितने प्रकार होते हैं, सामान्यतः हम प्रस्ताव को कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले विशेषता के आधार पर, और एक शब्द ले लेते हैं प्रकृति के आधार पर, है ना। तो अगर हम प्रस्ताव को सामान्य रूप से अगर देखें तो तीन प्रकार के प्रस्ताव दिखाई देते हैं। एक प्रस्ताव आता है आपका जिसे हम कहते हैं महत्वपूर्ण प्रस्ताव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव। उसके साथ में आता है एक प्रस्ताव, उसी के साथ जुड़ा रहता है स्थानापन्न प्रस्ताव, और एक प्रस्ताव आता है पूरक प्रस्ताव। एक कौन सा प्रस्ताव आता है, पूरक प्रस्ताव। आज हम इन तीनों ही प्रस्ताव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रस्ताव जो अपने आप में मूलत हो, जिसकी प्रकृति स्वतंत्र हो, उस प्रकार के प्रस्ताव को मूल महत्वपूर्ण प्रस्ताव कहा जाता है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया गया महाभियोग, ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है क्योंकि इसकी प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र है, मूल है, इंडिपेंडेंट है, तो उसे कहता है महत्वपूर्ण प्रस्ताव। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव के में मान के चलिए कुछ बातें छूट गई, तो उसी प्रस्ताव में कुछ बातों को ऐड कर दिया, तो वो प्रस्ताव कहलाता है। ऐड करने वाला जो प्रस्ताव होता है, ऐड होने वाला जो प्रस्ताव रहता है, उसे कहता है पूरक प्रस्ताव। जो साथ में रख दिए भैया, ये नहीं तो अब ये सही। स्थानापन्न प्रस्ताव, स्थानापन्न मतलब स्थान लेने वाला। आपको ये प्रस्ताव ठीक नहीं लगा, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, चलो ठीक है, हम इसको थोड़ा रिस्ट्रक्चर्ड करते हैं और दूसरा प्रस्ताव लेकर आते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव के स्थान पर जब कोई नया प्रस्ताव आता है जो उसका महत्वपूर्ण प्रस्ताव का स्थान लेता है, उस प्रकार के प्रस्ताव को कहता है स्थानापन्न प्रस्ताव। यहाँ तक के कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद में हम आपको प्रस्ताव के अन्य प्रकारों को, प्रकृति के आधार पर हम अन्य प्रकारों को बता देते हैं। तो अगर हम विभाजित करते चले तो प्रस्ताव कई प्रकार के, तो उसमें एक प्रस्ताव आता है जिसे हम कह सकते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बाद में आता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। इसके बाद एक प्रस्ताव है जिसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। ये शब्द को याद रखिए, स्थगन प्रस्ताव। यहाँ पर हमने इसके पहले बताया था स्थगन होना, सत्र में चल रहा है तो दिन की कार्यवाही में कुछ समय के लिए सदन को रोकना, उसे क्या होता है स्थगन प्रस्ताव। इसके बाद में एक प्रस्ताव होता है जिसे हम कहते हैं कटौती प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव। और कटौती प्रस्ताव के बाद में, अब जगह हमारे पास नहीं है, हम इन बातों को नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे, पर अभी जितने नाम होते हैं उतने नामों को हम देख लेते हैं। इसके बाद में एक प्रस्ताव आता है जिसे हम कहते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा के बाद में आता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव के बाद में एक रहता है धन्यवाद, धन्यवाद प्रस्ताव। एक रहता है अविश्वास प्रस्ताव। एक रहता है 2 घंटे की बहस। एक रहता है आधे घंटे की बहस। एक रहता है आगे जिसे कहा जाता है संकल्प। तो ऐसे करके कई सारे प्रस्ताव है जिसे मुझे आपको कल के लेक्चर में पढ़ाना है। तो कल के लेक्चर का वेट करिएगा, तब तक कि इन बातों को अच्छे से क्लियर करके रखिएगा ताकि बातें क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, तो कभी भी पार्लियामेंट समझने में दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।